नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर बाय दिव्यांशु सर के इस चैनल पर। एडीओ इंग्लिश सीरीज के सेकंड वीडियो में आज हम सेट 2 के 30 प्रश्न हल कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से और सरल भाषा में। आज का जो 30 क्वेश्चन है वो मॉडल्स, कंडीशनल, एरर आइडेंटिफिकेशन, एंटोसिनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, इडियम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशन, सेंटेंस अरेंजमेंट पे बेस्ड है और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। पिछला वाला भी जो सेट 1 था, उसमें भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक पैराग्राफ पढ़े थे हम लोग, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले पिछले वाले वीडियो में एक का कमेंट आया था कि क्या इतना इंग्लिश पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा? तो इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। ना इसलिए कि इंग्लिश एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसकी आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। और हाँ इसलिए क्योंकि 30 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हम लोग टोटल कर रहे होंगे 5 सेट में। 150 क्वेश्चन में 150 कॉन्सेप्ट आपके सामने से गुजरेगा। टोटल अगर चैप्टर देखें तो 30 से 35 चैप्टर ही है। ठीक है, तो 30 से 35 चैप्टर आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा। आप एक बार उसको ओवरव्यू कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं जो बोलूँगा उसको आप लोग नोट्स बनाएँगे, ठीक है? कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा उसमें वीडियो पॉज़ करके एक नोट्स बना लेंगे। जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा आज मैं लिखूँगा कम, लिखने की वजह से जो है वो वीडियो पिछली बार वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया था, तो हम फ़ास्ट कर दिए थे उसको, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम भी हुई थी। ठीक है? तो कोई नहीं, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द मैनेजर प्रॉमिस टू रिव्यू डॉक्यूमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स द डिस्क्रिपेंसीज। इसके फिल इन द ब्लैंक्स में एड्रेस जाएगा, एड्रेसिंग जाएगा, टू एड्रेसिंग या एड्रेस्ड। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस का सबसे पहले अर्थ समझिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि मैनेजर ने डॉक्यूमेंट्स देखने और डिस्क्रिपेंसीज डिस्क्रिपेंसीज गड़बड़ी बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसीज मतलब गड़बड़ी को एड्रेस करने का वादा किया है। ठीक है, अब इसमें ग्रामर समझते हैं क्या है। सेंटेंस में दो काम जो है वो एंड से जुड़ा हुआ है। कैसे? टू रिव्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, टू रिव्यू एक काम है और एक फिल इन द ब्लैंक एक काम है जिसको एंड जोड़ता है। ठीक है, जब दो काम एंड से जुड़ा हो, इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब, इन्फिनेटिव प्लस उसके साथ एंड आए और ये एंड किसी वर्ब के साथ जुड़ा हुआ हो, जब दो काम ऐसा हो तो दूसरा जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में ये वर्ब वन आएगा। इन्फिनेटिव में टू प्लस भी वन होता है, तो यहाँ एंड के बाद भी जो है वो भी वन आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। इंग्लिश में हम लोग इसको पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या? कैसे? कि एंड से पहले और एंड से बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों सेम होगा। ठीक है, तो जो वर्ब वन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एड्रेस मेरा वर्ब वन है तो ये ऑप्शन में जाएगा। टू एड्रेसिंग, टू रिव्यू एंड टू एड्रेसिंग ये गलत हो जाएगा, दो बार रिपीट हो गया। एड्रेसिंग ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये एक तरीके का जीरेंड यहाँ पे यूज हो रहा है तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो सबसे पहले या तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनेगा या तो फिर अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो ये जीरेंड हो जाएगा, तो जीरेंड नहीं होगा। एड्रेस्ड ये पास्ट टेंस में हो गया तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आप लोग इसको याद रखेंगे क्या कि इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के बाद अगर एंड आए, टू प्लस वर्ब वन हो यहाँ पर और उसके बाद एंड के बाद फिल इन द ब्लैंक्स कोई वर्ब की बात कर रहा हो तो यहाँ भी वर्ब वन का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी। अब इसका मीनिंग समझेंगे सबसे पहले। सेंटेंस में प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी का मतलब हुआ प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी के आधार पर रिजेक्ट होना। ठीक है, इसका जो मतलब हुआ कि प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हुआ किसके बेसिस पे? प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी की वजह से। अब यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक तरीके का ये फ्रेज है। ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ऑन ग्राउंड्स ऑफ ये एक तरीका का फ्रेज है। तो हमेशा के आधार पर या के कारण हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, ही वाज एक एग्जांपल समझिए कि ही वाज डिसमिस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट के आधार पर उसको डिसमिस कर दिया गया। एक और एग्जांपल अभी ध्यान में आ रहा है, सी वाज डिनाइड एंट्री ऑन ग्राउंड्स ऑफ एज, आयु के आधार पर उसको हटा दिया गया। जैसे सिलेक्शन में आता है ना कि एज क्राइटेरिया इतना होना चाहिए, तो अगर किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम लोग उसको बोल सकते हैं सी वाज डिनाइड एंट्री ऑन ग्राउंड्स ऑफ एज, आयु के आधार पर उसे छाट दिया गया या उसे हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज आप लोग याद रखेंगे। क्या? एक ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ,
ऐसा देखने को मिलता है। और ऑन अकाउंट्स ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, तीनों में ऑन आता है। फॉर्मल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंग्लिश में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि यहाँ पर हमेशा ऑन का यूज होगा। समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सेगमेंट में आपका ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन क्या है, नाइदर ऑफ द विटनेसेस एडमिटेड दैट दे वाज प्रेजेंट एट द सीन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, पिछले वाले सेट में भी हम लोग ये चीज किए थे। नाइदर ऑफ द विटनेसेस एडमिटेड दैट दे वाज प्रेजेंट एट द सीन, मतलब क्या हुआ इसका, गवाहों में से किसी ने भी यह नहीं माना कि वे वहां मौजूद थे। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, ठीक है। हम आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताते चल जा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। अब इसमें एरर ढूंढते हैं। अब आप देखिए, एक सेंटेंस में दे का यूज हुआ है, तो दे के साथ कौन सा वर्ब आता है, स्कूल में सीखे थे हम लोग, आई वाज, आई के साथ वाज होगा, यू के साथ वर होगा, ही सी इट के साथ वाज होगा, वी के साथ वर होगा, और दे के साथ वर होगा। ऐसा हम लोग सीखे थे, ठीक है। और नहीं सीखे थे तो अभी हम लोग सीख लेते हैं। प्लुरल नाउन के साथ वर्ब का, प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आई, ही सी इट ये सिंगुलर नाउन है, यू वी और दे ये प्लुरल नाउन है, तो हम लोग इसके साथ प्लुरल नाउन का यूज करेंगे। तो गलती कहाँ है, दे वाज प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दे वर प्रेजेंट, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मिट गया, आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टर emphasized integrity, maintaining transparency and to avoid conflicts in all official dealings। ठीक है, फिर से ये पैरेलल स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछता है। किस तरीके से, डायरेक्टर ने 3 चीज एम्फेसाइज किया है। कैसे, क्या क्या, इंटीग्रिटी, डायरेक्टर एम्फेसाइज किया यहाँ पर किसको, इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, और टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब इंटीग्रिटी जो है ये नाउन हो गया, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन वर्ब प्लस आईएनजी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर ये नाउन की तरह नाउन यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, आईएनजी के साथ नाउन यूज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जीरंड। अब यहाँ पे टू के साथ वर्ब का यूज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पर है, सब आइटम जी, तीनों चीज जो है, इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तीनों एक ही फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आइटम मतलब जो चीज, तीन चीज ये कर रहा है, तीसरा जो फॉर्म है इसका एंड के बाद वो इन्फिनेटिव है। तो सही क्या होगा इसमें, यहाँ पर ये नाउन है, ये जीरंड है, नाउन प्लस आईएनजी, अभी बताए थे ना आपको, नाउन प्लस आईएनजी, और ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, यानी कि टू प्लस वर्ब को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनेटिव बोलते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब जब दो पहले नाउन आया है तो ये तीसरा भी नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये गलत है, कौन सा हमारा, सी नंबर सेंटेंस हमारा गलत है। हम लोग ऑप्शन क्या टिक करेंगे, सी नंबर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स। आप लोग इसको अच्छे से रोक करके इसको समझ लीजिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया आप दोबारा इसको देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम्स का क्वेश्चन है ये। द ऑफिसर हैंडल्ड द क्राइसिस इन अ जुडिशियस मैनर, द एंटोनिम ऑफ जुडिशियस, ठीक है। जुडिशियस का मतलब होता है समझदारी से काम करना, सोच समझकर निर्णय लेना, सोच समझकर काम करना, ईमानदारी, ईमानदार होना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेंसिबल, लॉजिकल, वाइज, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन में थोड़ा कम समय देते हैं ताकि हम लोग जहां पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो वहां पर हम आपको समझा सकें कम समय के साथ साथ। हालांकि आप लोगों को इसका मीनिंग समझना हो तो अब उसका मीनिंग भी लिख देते हैं हम, क्या कि ये बाकी क्यों गलत है। तो सेंसिबल का मतलब होता है एक तरीके का समझदार ही इसको बोलते हैं, कि अरे सेंसिबल है ये, समझदार कुछ ज्यादा ही है इसलिए सेंसिबल है ये, इसका मतलब समझदार हो गया। लॉजिकल का मतलब हो गया क्या, कि तर्क संगत के साथ, मतलब तार्किक होना, लॉजिकल रीजनिंग आता है ना, तार्किक होना। और वाइज का मतलब होता है कि समझदार या ईमानदार, समझदार या ईमानदार, ठीक है। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्पाइट वार्निंग्स हिज बिहेवियर रिमेंड इनकॉरिगेबल, ठीक है, इनकॉरिगेबल। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है इसमें, हम इसको आपको बता देंगे ताकि आप लोग बाद में गलती नहीं करिएगा, ठीक है। इनकॉरिगेबल, कॉरिगेबल मतलब होता है क्या, इन, और कॉरिगेबल, कॉरिगेबल का मतलब क्या होता है, जो सुधारा जा सके, और इनकॉरिगेबल का मतलब जो सुधारा ना जा सके, जो बार बार समझाने पर भी वैसा ही रहे, उसको बोलते हैं इनकॉरिगेबल।
तो सेंटेंस में वार्निंग्स के बावजूद भी बिहेवियर उसका इनकॉरिगेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिस्पाइट वार्निंग, वार्निंग देने के बावजूद बिहेवियर रिमेंड इनकॉरिगेबल, यानी कि बिहेवियर जो है वो इनकॉरिगेबल रह गया, यानी कि सुधारा नहीं जा सका। तो अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सुधारा जाने वाला, तो करेक्टेबल इसका सही आंसर हो जाएगा। परफेक्ट का मतलब होता है कि पूरी तरह से सुधारने योग्य, मतलब सुधरा हुआ, परफेक्ट है एकदम पूरा। हार्श मतलब हो जाता है कठोर, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सर्व का मतलब हो जाता है, सर्व नहीं है ये सेवरे है, ठीक है। सेवरे मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है कठोर, ठीक है। तो हम लोगों के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्टेबल। किसके लिए? तो इनकॉरिजिबल का उल्टा हो जाएगा करेक्टेबल। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज समझिए आप, वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैसे आपको हम समझाएं। तो इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब नॉट कॉरिजिबल, इन जहां पर आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे इन आ जाए, या यहाँ पे आई एम देख लें, तो ऐसा वर्ड जो होता है वो नो को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद आई एन या आई एम के बाद इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल में आई एम आ गया और पॉसिबल हो गया, तो जो पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल। इनकरेक्ट, जो करेक्ट नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई एम आया, पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है उसको इम्पॉसिबल बोलेंगे, जो करेक्ट नहीं है उसको इनकरेक्ट बोलेंगे। तो आई एम या आई एन जब किसी वर्ड के पहले मिलता है, हम लोग किसी वर्ड के पहले मिल जाता है, तो उसको हम लोग नहीं मानकर चलते हैं, उसको ना मानकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। और एक और वर्ड देखिए यहाँ पर करेक्टेबल है, करेक्टेबल, अब यहाँ पर करेक्ट और एबल दो दो शब्द मिलकर बना है। तो करेक्ट एबल मतलब होता है योग्य, ठीक है, करने योग्य। तो करेक्ट जो करेक्ट किया जा सकता है, जो करेक्ट करने योग्य हो, ठीक है। डिस्पोजेबल, आप लोग नाम सुनते होंगे डिस्पोजेबल, यानी कि जिसको डिस्पोज किया जा सके, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पोजेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द साइंटिस्ट प्रोवाइडेड अ कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। इसका सिनोनिम पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे बोला है अप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है। इसका सिनोनिम बोला है हमसे, क्या बोला है? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, कोहेरेंट का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो क्लियर हो, जिसका सभी, मतलब जिसका सारा पॉइंट जो है आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, जो समझ में आए, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट। तो साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट प्रोवाइडेड अ कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, मतलब क्या कि साइंटिस्ट ने कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन दी है, यानी क्लियर, वेल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज, समझ में आने वाली एक्सप्लेनेशन दी है। लॉजिकल, ऑर्डर्ड में संगत, यहाँ पे देखिए लॉजिकल, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, तर्क संगत के साथ एक्सप्लेनेशन दिया है, एक कंप्लीट ऑर्डर में एक्सप्लेनेशन दिया है जिसमें कोई ना कोई रीजन रहा हो, इसलिए लॉजिकल होगा इसका सिनोनिम। डिसजॉइंट, अब फिर देखिए यहाँ पर ये जो जॉइंट ना हो उसको हम लोग डिसजॉइंट कर देते हैं, डिसजॉइंट। डिसऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट नहीं है उसको हम लोग डिसऑनेस्ट बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिसऑनेस्ट। देखिए आपको एक वर्ड के साथ कितने सारा वर्ड मिल गया है आपको देखने के लिए, इस तरह का वर्ड आप लोग याद रखिएगा। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि टुकड़ों में बंटना, ये टुकड़ों में, टुकड़ों में। और इरेटिक का मतलब होता है क्या? अनियमित, मतलब जो अनप्रिडिक्टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम लिखे अनप्रिडिक्टेबल, आप लोग लिख लीजिएगा। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता उसको हम लोग अनप्रिडिक्टेबल बोलेंगे, तो अन प्लस प्रिडिक्टेबल, ठीक है। ये अपोजिट साइनों में आपको काम आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द कोर्ट फाउंड हिज आर्ग्यूमेंट लीगली टेनेबल, ठीक है। टेनेबल का मतलब क्या होता है कि एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज होता है, ठीक है, लीगल के तरह, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि ये लीगल है और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। आप इसको एक सिंपल सा चीज समझिए, इसको टेनेबल मतलब एक ऐसा आर्ग्यूमेंट या एक ऐसा पोजीशन जो लॉजिकली या लीगली टिक सकता है वहां पर, जिसका बचाव किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे टेनेबल। इसका मीनिंग क्या होगा कि कोर्ट ने पाया कि उसका आर्ग्यूमेंट लीगली टेनेबल है, यानी कि कोर्ट में वह आर्ग्यूमेंट टिक सकता है, लीगली आर्ग्यूमेंट जो है उसका वो लीगली टिक सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं टिक सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफेंसिबल, जिसका बचाव किया जा सके, जिसे डिफेंस किया जा सके। यहाँ भी देखिए ईबल आया है ना, एबल से ही बना है ये ईबल। डिफेंस मतलब कि डिफेंसिबल, मतलब जिसका डिफेंस करने योग्य हो, जिसका डिफेंस किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिबल। बेसलेस का मतलब क्या हो जाता है? जिसका कोई आधार नहीं होता, ये गलत हो जाएगा हमारा। वीक का मतलब क्या हो जाता है? कमजोर, ये गलत हो जाएगा हमारा। इलॉजिकल का मतलब कि जो तार्किक नहीं हो, इलॉजिकल, लॉजिकल प्लस इल, आई एल प्लस लॉजिकल, इस तरीके का वर्ड। लॉजिकल का उल्टा क्या होगा? इलॉजिकल, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी हमसे क्या बोला है करने के लिए? जो टिक सकता है, तो जिसको डिफेंस किया जा सकता है, ये दोनों एक तरीके का सिनोनिम से, बाकी सारा उल्टा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एंड एक्सेप्ट्स ऑल इवेंट्स एज अनअवॉइडेबल, जो अवॉइड नहीं किया जा सके, जो अवॉइड करने योग्य नहीं हो, उसको अनअवॉइडेबल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए अनअवॉइडेबल,
अवॉइड का मतलब होता है जिसको छोड़ सकते हैं, जिसको अवॉइड कर सकते हैं। एबल मतलब, अब एबल मतलब करने योग्य, जिसको अवॉइड किया जा सके। अनअवॉइडेबल, जिसको नहीं अवॉइड किया जा सके, ठीक है। इस तरीके से वर्ड मीनिंग आप लोग समझेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प करेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप लोग देखेंगे इसको पूरा वीडियो को, ठीक है। और अपने साथियों को भी शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएं, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, सब जगह शेयर करें आप लोग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एंड एक्सेप्ट्स ऑल इवेंट्स एज अनअवॉइडेबल, ठीक है। जो भाग्य को मानता है वो हर घटना को अनिवार्य समझता है, ठीक है। इसका ये मीनिंग हुआ। लेकिन आपको हम पिछले वाले क्लास में बताया क्या, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा वर्ड होता है जो पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में समझा दे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें दो कीवर्ड एक आप लोग ध्यान रखेंगे, बिलीव्स इन फेट, ठीक है, और अनअवॉइडेबल। ये दो कीवर्ड है इस सेंटेंस के लिए। बिलीव्स इन फेट मतलब भाग्य में विश्वास, हम लोग बात भी करते हैं भाग्य में विश्वास। और अनअवॉइडेबल मतलब जो बदला ना जा सके, अभी बताए थे इसके बारे में, जो बदला ना जा सके। इस मतलब इसको ध्यान में रखते हुए एक जो वर्ड इसमें मिलता है फेटलिज्म। फेटलिज्म का मतलब क्या होता है, फेटलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फेटलिज्म होता है, फेटलिज्म ओरिजिनल वर्ड होता है, यहाँ पे फेटलिस्ट लिखा हुआ है। फेटलिज्म का मतलब होता है जो इसमें विश्वास रखता हो, ठीक है, जो इसमें विश्वास रखता हो। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एंड एक्सेप्ट ऑल इवेंट्स एज अनअवॉइडेबल इज कॉल्ड फेटलिज्म। और अभी यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है फेटलिज्म को हम लोग बोलते हैं ये चीज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड फेटलिस्ट, ठीक है। फेटलिज्म फेटलिस्ट इसका यूज पे डिपेंड करता है। फेटलिज्म अगर हम पहले फेटलिज्म दे दें और उसके लिए आपको पूरा सेंटेंस लिखने के लिए बोल दें, तो आप ये सेंटेंस लिखेंगे यहाँ तक, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एंड एक्सेप्ट्स ऑल इवेंट्स एज अनअवॉइडेबल, यहाँ तक लिखेंगे। और अगर सेंटेंस हम इस तरीके से लिखें, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एंड एक्सेप्ट्स ऑल इवेंट्स एज अनअवॉइडेबल इज कॉल्ड, किसको कहते हैं, तो फेटलिस्ट को कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, बिना किसी तैयारी के दिया गया भाषण, कोई नोट्स नहीं, कोई रिहर्सल नहीं, तुरंत जाके बोल दिए, जैसे दिव्यांशु सर आपकी क्लास में करते हैं, ठीक है। उनको क्वेश्चन मिलता है, वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एट ए टाइम जिस समय आप लोग को पढ़ा रहे होते हैं उसी समय वो कर रहे होते हैं, ठीक है। ही सुप्रीमली सुप्रीमली टैलेंटेड पर्सन। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या, मेन्यू स्क्रिप्ट, रेटोरिक, एक्सटिम्पोरे और मोनोलॉग, ठीक है। एक्सटिम्पोर का मतलब क्या होता है, बिना किसी तैयारी के, कहा गया एक्सटिम्पोरे, एक्सटिम्पोरे का मतलब क्या होता है, बिना किसी तैयारी के। टेम्पोरे, आउट ऑफ टाइम, एक्सटिम्पोरे मतलब टेम्पोरे मतलब इन द टाइम, और एक्सटिम्पोरे ई एक्स और टेम्पोरे, टेम्पोरे, टेम्पोरे का मतलब क्या होता है, कि इन द टाइम, और एक्सटेम्पोरे मतलब आउट ऑफ द टाइम, कि जैसे ही आया बिना किसी प्रिपरेशन के हम लोग ये काम कर लिए। आप ये सेंटेंस पूरा दिव्यांशु से डिलीवर्ड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विदाउट एनी प्रिपरेशन, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोरे, ठीक है। मेन्यू स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मेन्यू स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि लिख कर पढ़ी जाने वाला स्पीच, लिख कर पढ़ी जाने वाली स्पीच, ठीक है, लिख कर पढ़ी जाने। रेटोरिक का मतलब क्या होता है, कि एक परसुएसिव स्पीच या एक परसुएसिव स्पीच की कला जिसको बोल सकते हैं, कि अम, किसी का पब्लिक स्पीकिंग वाला आप लोग एग्जांपल देखते होंगे कि पब्लिक स्पीकिंग इस तरीके के देख रहे हो, वो लोग रेटोरिक वर्ड का यूज करता है। उन लोगों को रेटोरिक बैकग्राउंड में उन लोगों को सिखाया जाता है कि इस तरीके से बोलना है, तैयार हो, किस किस पॉइंट को किससे कनेक्ट करें, उसको हम लोग रेटोरिक बोलते हैं। मोनोलॉग हो गया कि एक व्यक्ति, एक आदमी कोई स्पीच दे रहा हो, आप लोग उसको सुन रहे होंगे, जैसे शॉर्ट्स में इंफॉर्मेशन आप लोग देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोलॉग, ठीक है। पॉडकास्ट जिसमें एक से ज्यादा लोग बात कर रहे हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्टली स्पेल्ड लीगल टर्म, ठीक है, जो करेक्टली स्पेल्ड है। क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या क्या है इसमें, चार ऑप्शन है जो करेक्टली स्पेल्ड है, सब फोने, सुपोने, और सुपोनिया, और सपोने। अब इस उच्चारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि गलती लिखा हुआ है, तो गलती वाले को कितना ही सही उच्चारण किया जा सकता है। इसका जो सही होता है वो होता है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है कि जब कोर्ट किसी को गवाह के रूप में बुलाने के लिए ऑफिशियल नोटिस देता है जो ना, उसको हम लोग बोलते हैं सपोने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मीनिंग। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका हम लोग वर्ड मीनिंग ढूंढेंगे जो सही हो। अ पर्सन हु एंजॉयज अदर्स मिसफॉर्च्यून, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउडन फ्रोइडा, साउडन फ्रोइडा, ये वाला ऑप्शन। इसका हम लोग स्पेलिंग किस तरीके से लिखते हैं, दो वर्ड मिलकर बना है ये। यहाँ पे हम मैं लिख देता हूँ आपको, SCHADEN, साउडन और फ्रेडा,
Freuda, फ्रोइडा। साउडन का मतलब होता है नुकसान, तकलीफ, और इसका मतलब होता है फ्रोइडा का मतलब होता है खुशी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेडन फ्रूडिया, दूसरों की तकलीफ में खुशी। ठीक है, एक एक तरीके का ये जर्मन वर्ड है, इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, परेशान नहीं होना है इसमें। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन कुछ कुछ मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। स्ट्रेंड एवरी नर्व, द डायरेक्टर स्ट्रेंड एवरी नर्व। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रियलाइजिंग द कंपनी वाज इन ट्रबल, द डायरेक्टर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्स। द इडियम मींस स्ट्रेंड एवरी नर्व। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है कि मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। ठीक है, इडियम का वर्ड बाय वर्ड अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसका एक फिक्स्ड मीनिंग होता है। स्ट्रेंड एवरी नर्व का मतलब क्या होता है कि मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। ठीक है, स्ट्रेंड एवरी नर्व का मतलब क्या हो गया कि लिटरली नर्व खींचना, मतलब नस खींचना, नर्व खींचना, इसका मीनिंग हो गया, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब कोई काम पूरी शक्ति से, पूरे एनर्जी से आप करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन से करते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्ट्रेनिंग एवरी नर्व। ठीक है, डायरेक्टर को पता चला, सेंटेंस का मीनिंग समझिएगा, डायरेक्टर को पता चला कंपनी ट्रबल में है, उसने सारी अपनी एनर्जी, पूरा एफर्ट लगा दिया कंपनी को बचाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्स। ठीक है, डूबने से बचाने के लिए अपना सारा चीज उसमें दांव पे लगा दिया। अब इसका एक मीनिंग समझ लिए, वर्कड विथ हेजिटेशन, झिझक के साथ काम करना, तो ये गलत हो जाएगा, झिझक के साथ काम करना, झिझक के साथ काम नहीं किया है। डेलीगेट हिज ड्यूटी, दूसरों को काम दे देना, डेलीगेट मतलब होता है कि अपने तरफ से पास कर देना। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी से भागना, जिम्मेदारी से भागना, कहाँ लिखा रहा है ये, जिम्मेदारी से भागना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हेन द अपोजिट स्टार्टेड when the opposition started raising irrelevant issue, the prime minister beat a retreat beat a retreat and ended the discussion। पुराने जमाने में जब युद्ध होता था, युद्ध में एक साइड हारती थी, पीछे हटना चाहती थी। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे ना कि ड्रम बजाते थे, और ड्रम का एक खास धुन होता था, उसको हम लोग कहते थे बीट ऑफ रिट्रीट। जब उसको सुनते थे तो अचानक से समझ जाते थे कि अब पीछे हटना है, लड़ाई छोड़ो। ठीक है, बीट अ रिट्रीट का मतलब क्या हो जाता है, अचानक से पीछे हटना, अचानक से पीछे हटना, अचानक से पीछे हटना। ठीक है, सिचुएशन को छोड़ देना, या बोलते हैं विड्रॉ कर लेना। पुराने जमाने में लड़ाई होता था जब, तो ऐसा हम लोग वर्ड यूज करते थे। अभी सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस में पीएम ने डिस्कशन ही बंद कर दी, वो विड्रॉ कर गए। किस लिए, क्योंकि अपोजिशन उस पर इरेलीवेंट इशू लगा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले बाकी जो क्वेश्चन, विदड्रॉ सडनली, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और इनकरेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, क्या कि एंटर्ड इनटू अ फाइट, फाइट में एंटर करना, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं किए हैं। एक्सपोज देयर प्लान, एक्सपोज करना प्लान को, इसको भी हटा दिए। नेगोशिएट फर्मली, नेगोशिएट ऐसा भी नहीं किए हैं। नेगोशिएट करने का मतलब होता है कि या तो और ज़्यादा इन्वॉल्व होना या रिट्रीट नहीं करना, इसका मतलब नेगोशिएट करने लगे हम। ठीक है, एक्सपोज देयर प्लान, ये एक तरीके का इडियम है कि विड्रॉ करने की बात कर रही है। और एंटर्ड इनटू द फाइट, फाइट में एंटर करना बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी नहीं काम चलेगा इससे, तो हम लोग इसको हट जाते हैं। इस तरीके का कुछ कुछ जो वर्ड है ना, आप लोग एक ध्यान रख लीजिए, हम नीचे लिख देते हैं आप लोगों को, आप लोगों के लिए। एक होता है मिलिट्री आइडियम्स, एक तरीके का दो तीन है, जैसे बीट अ रिट्रीट, यहाँ पे आया बीट अ रिट्रीट। ठीक है, पीछे हट जाना, पीछे हट जाना, ये सब नोट कर लेंगे आप लोग, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। होली या इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, होल्ड योर ग्राउंड, होल्ड योर ग्राउंड, अपनी जगह टिके रहना, अपनी जगह टिके रहना, अपनी जगह टिके रहना। ठीक है, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का क्या होगा, तकलीफ में भी सहना, तकलीफ में भी सहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद अ पार्ट ऑफ इट अंडरलाइन, यू मस्ट चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट improves द सेंटेंस ग्रामेटिकली, idiomatically और स्ट्रक्चरली। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, इज
करेक्ट एज गिवन सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है कि जो अंडरलाइन किया हुआ जो सेंटेंस के दौरान जो अंडरलाइन किया हुआ जो फ्रेज है पूरा एक 3-4 वर्ड का कॉम्बिनेशन है उसको किस से रिप्लेस करें ताकि ये सही हो जाए। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हैं यही सही है तो हम लोग नो इम्प्रूवमेंट टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द कमिटी डिस्कस्ड द इशू रिव्यूइंग द रिपोर्ट्स एंड टू सजेस्ट चेंजेस। पैरेलल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन फिर से आ गया हम लोगों के सामने। कैसे? कि द कमिटी डिस्कस्ड द इशू रिव्यूइंग द रिपोर्ट्स एंड टू सजेस्ट चेंजेस। प्रॉब्लम ये है कि रिव्यूइंग, ठीक है, रिव्यूइंग जीरंड है। बताए थे ना, नाउन प्लस आईएनजी ये जीरंड बनेगा, सॉरी वर्ब प्लस आईएनजी, या तो फिर ये वर्ब का फॉर्म, वर्ब फोर्थ फॉर्म बनेगा, और या अगर ये नाउन के साथ यूज हो, नाउन के जैसा यूज हो रहा होगा तो नाउन प्लस आईएनजी ये जीरंड बनेगा। ठीक है, के साथ टू सजेस्ट, के साथ टू सजेस्ट ये पैरेलल नहीं है। किस तरीके से? तो रिव्यूइंग के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसा हम बताए थे, क्या एंड के आगे और पीछे दोनों सेम टाइप का फॉर्म यूज होगा, वर्ब फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हो रहा है एज ए जीरंड, तो यहाँ पे भी हम लोग जीरंड यूज करेंगे। कैसे? कौन सा? सजेस्टिंग, ये वाला चल जाएगा। टू रिव्यू द रिपोर्ट्स एंड सजेस्टिंग, रिव्यूइंग द रिपोर्ट्स एंड सजेस्टिंग, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी क्यों नहीं होगा? तो टू रिव्यू द रिपोर्ट्स, ये इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, तो ये गलत हो जाएगा। रिव्यू द रिपोर्ट्स एंड सजेशंस गलत हो जाएगा ये। रिव्यूइंग को रिव्यूइंग ही रहने देंगे, नो इम्प्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए का चूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। समझ गए? वॉकिंग थ्रू द आर्काइव रेयर डॉक्यूमेंट्स वर फाउंड बाय द रिसर्चर। ठीक है, आर्काइव मतलब पुराने जो डॉक्यूमेंट रखे हुए थे उसको खंगालते हुए कुछ रेयर डॉक्यूमेंट उनको हाथ लगा, किसको? रिसर्चर को। ठीक है, मॉडिफायर का क्वेश्चन है ये, आराम से इस चीज को समझिएगा। कैसे? वॉकिंग थ्रू द आर्काइव रेयर डॉक्यूमेंट्स वर फाउंड बाय द रिसर्चर। ग्रामर का एक रूल है, मॉडिफायर, मॉडिफायर कहाँ गया? हाँ, मॉडिफायर, मॉडिफायर का ये क्वेश्चन है। क्या होता है मॉडिफायर? कि अगर कोई चीज मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है तो उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? वॉकिंग थ्रू द आर्काइव रेयर डॉक्यूमेंट्स वर फाउंड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर के द्वारा वैसा डॉक्यूमेंट आर्काइव में, आर्काइव को खंगालते हुए, पुराने डॉक्यूमेंट्स को खंगालते हुए रिसर्चर को कुछ रेयर डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो मॉडिफायर का, आराम से समझिएगा इसको। मॉडिफायर, ठीक है, एक ऐसा फ्रेज, ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो काम कर रहा होगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडिफायर के बाद वैसा सब्जेक्ट आना चाहिए जो काम कर रहा हो। वॉकिंग थ्रू द आर्काइव, कौन वॉक कर रहा है? रिसर्चर। वॉकिंग थ्रू द आर्काइव, कौन वॉक कर रहा है? ये बता रहा है क्या? मॉडिफायर एक तरीके का, वॉकिंग थ्रू द आर्काइव। ठीक है, ये पूरे सेंटेंस का ये एक मॉडिफायर है। ठीक है, तो इसमें बता क्या रहा है कि वॉकिंग थ्रू द आर्काइव, तो वॉकिंग थ्रू द आर्काइव पास्ट में टहलते हुए या उसको खंगालते हुए, आर्काइव डॉक्यूमेंट्स को खंगालते हुए, कौन? तो रिसर्चर। ठीक है, लेकिन कॉमा के बाद पहला सब्जेक्ट आया क्या? कॉमा के बाद यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या आया? रेयर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स चलता नहीं है ना, वॉकिंग थ्रू द आर्काइव रेयर डॉक्यूमेंट्स, ऐसा वॉक, रेयर डॉक्यूमेंट तो वॉक नहीं करेगा, कौन वॉक करेगा? रिसर्चर। वॉकिंग थ्रू द आर्काइव रिसर्चर यहाँ पे आना चाहिए। वॉकिंग थ्रू द आर्काइव द रिसर्चर फाउंड रेयर डॉक्यूमेंट्स, ये सही सेंटेंस होगा। वॉकिंग थ्रू द आर्काइव द रिसर्चर फाउंड रेयर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हम लोगों को पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंस टू इट्स ग्रामेटिकली करेक्ट पैसिव वॉइस। द पैनल विल अनाउंस द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टुमारो। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ये एक्टिव सेंटेंस में इसका पैसिव क्या हो जाएगा? द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो। कैसे? हम लोग इस चीज को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? द पैनल। विल अनाउंस क्या हो गया? वर्ब। और द सेलेक्टेड कैंडिडेट टुमारो हो गया इसमें, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है आपको, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल। इसका जो ये है फ्यूचर टेंस का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस भी थ्री। ठीक है, 10 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, 10 सेलेक्टेड कैंडिडेट पहले आएगा, इसका जो पैसिव बनेगा, इसका सेलेक्टेड कैंडिडेट पहले आएगा, और विल भी आएगा उसके बाद भी थ्री आएगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा।
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ लिख दूँ, जगह कम पड़ जाता है मुझे। द सेलेक्ट, अच्छा लिखा हुआ तो है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी, विल बी वर्ब थ्री, अनाउंस का क्या होगा, वर्ब थ्री, और टुमारो का टुमारो रह जाएगा। ठीक है, स्पेशल केस में इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझ गए आप लोग, थोड़ा सा रुक रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव में दिया हुआ है, इसको एक्टिव में बदलेंगे। अ टैक्सेशन पॉलिसी इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द कमिटी। इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, द कमिटी इज एग्जामिन्ड अ न्यू टैक्सेशन पॉलिसी। द कमिटी इज एग्जामिनिंग अ न्यू टैक्सेशन पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अ टैक्सेशन पॉलिसी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अ टैक्सेशन पॉलिसी, यहाँ पे अ न्यू टैक्सेशन पॉलिसी एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, मतलब इसके लिए एक्टिव बनने के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा, इज बीइंग एग्जामिन्ड। ठीक है, इज बीइंग एग्जामिन्ड यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव में जाएगा ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव है ये। इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस में जाएगा ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में चल जाएगा ये। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में क्या हो जाएगा, इज एम आर आता है यहाँ पर, इज और प्लस वर्ब वन का, वर्ब वन प्लस आई एन जी का फॉर्म आता है यहाँ पर। समझ गए, तो इसका इज बीइंग एग्जामिन्ड का क्या हो जाएगा, इज एग्जामिनिंग, कमिटी इज एग्जामिनिंग अ न्यू टैक्सेशन पॉलिसी। हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन है। द ऑफिसर सेड यू मस्ट सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय मंडे। ठीक है, द ऑफिसर सेड दैट द सॉरी द ऑफिसर सेड यू मस्ट सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय मंडे। हम पहले आपको वो पैसे वाला हम ऑप्शन देखने लगे, हमको ऑप्शन दिख गया तो हम उसको पढ़ने लग गए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, द ऑफिसर सेड दैट वी हैड टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय मंडे। रूल अप्लाई करते हैं, अगर रूल देखें इस चीज में, तो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें सेड है। ठीक है, पास्ट टेंस में, तो ये बैक शिफ्ट चल जाएगा, मतलब पीछे जाएगा ये। दूसरा चीज, मॉडल का ये क्वेश्चन है, इसमें मस्ट भी यूज हुआ है, ये मॉडल का क्वेश्चन है, तो यानी कि इनडायरेक्ट में इसका क्या होगा, इसका ये हैड टू। ठीक है, जरूर, मस्ट मतलब होता है जरूर करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट में इसका क्या होगा, हैड टू, और यू जो है वो बन जाएगा वी, यू जो है वो बन जाएगा वी। बाय मंडे हो जाएगा, स्पेसिफिक टाइम है वो एज इट इज रहेगा। तो अब इसका क्या बन जाएगा, द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड दैट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में इनडायरेक्ट बनेगा दैट, वी, यू का बन जाएगा वी हैड टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय मंडे। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट में खोजना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन जो है, अभी जो क्वेश्चन, सॉरी, जो कमेंट आया था कि क्या इतना करने से हो जाएगा, अब आप देखिए इसमें से आपको एक तरीके का ओवरव्यू दे रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं, पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलते हैं। 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर जरूर होगा, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का जरूर होगा, डायरेक्ट स्पीच वाला और पैसिव वॉइस वाला। ठीक है, स्पीच से, नरेशन से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर होगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट में पूछा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग। इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा ही सेड, यहाँ पे आ जाएगा ही सेड दैट। अभी पीछे वाला भी ऑप्शन में, क्वेश्चन में देखे ना, ही सेड था, वहां पे ही सेड दैट हो गया। ठीक है, सेड क्या, सेड दैट हो गया। अब यहाँ पे सेड दैट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। तो यहाँ सब में ऑप्शन में दिया हुआ, आगे पढ़ते हैं, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग ऑन द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है। भाग जाता है इधर उधर माउस, लिखने में दिक्कत हो रही है। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है, रिवर्स में जाना हम लोगों को। तो हैड बीन वर्किंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हैड बीन वर्किंग क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, उसको हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था तो हम लोग उसको क्या बनाएंगे, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए नोट करने वाले इस चीज को देख लेंगे कि अच्छा, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर इनडायरेक्ट में है तो प्रेजेंट में क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और उसको इनडायरेक्ट बनाना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलाएंगे, हैड बीन वर्किंग, सॉरी हैव बीन वर्किंग। ठीक है, वो पास्ट था, इसको प्रेजेंट में हम लोग बदलेंगे तो हैव बीन वर्किंग। समझ में आ गया। सिंस मॉर्निंग एक तरीके का क्लू है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक तरीके का क्लू है, सिंस का यूज होता है वहां पर, जो नेचुरल है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब रूल पढ़ेंगे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी समय लंबा हो जाएगा, 5 मिनट इस चीज को एक्सप्लेन करने में लग जाएगा, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा, या आगे इसमें देखने को मिलेगा तो हम लोग इस चीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पीक्यूआरएस वाला क्वेश्चन है, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये सेंटेंस अरेंजमेंट का। येट सच प्रोमिसेस रेयरली ट्रांसलेट इनटू स्ट्रक्चरल चेंजेस।
ठीक है, मतलब ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, हम आपको सबका मीनिंग समझा देते हैं। जो सबसे पहले जो जो आएगा वो आएगा क्यू। क्यों आएगा, कैसे आएगा, लॉजिकली ये फॉलो करता है। इसको हम लोग भी देख लेंगे, एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों को दे देंगे 30 सेकंड का, आप लोग को उससे समझ में आ जाएगा। कॉर्पोरेशन फ्रीक्वेंटली अनाउंस सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स। कंपनी कमिटमेंट्स अनाउंस करती है, ये एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये पहले आएगा, तो ये हो गया एक नंबर आपके लिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो गया, दीज कमिटमेंट्स हेल्प्स इंप्रूव देयर ग्लोबल रेपुटेशन। दीज कमिटमेंट यानी कि क्या, कि कमिटमेंट को रेफर कर रहा है, तो क्यू के बाद आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, एंड पीछे वाले सेंटेंस को जोड़ता है, एंड अट्रैक्ट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, तो ये 3 आएगा। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड अट्रैक्ट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या आएगा, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद क्या आएगा, येट सच प्रोमिसेस रेयरली ट्रांसलेट इनटू स्ट्रक्चरल चेंजेस। सब कुछ कहने के बाद कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है क्या, एक तरीके का मतलब ऐसा चीज कि सब कुछ बोल दिए ठीक है, इतना सब चीज ठीक है, लेकिन इतना सब चीज प्रॉमिस करने के बाद ये स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए ट्रांसलेट करेगा, ऐसा कम संभावना है, रेयर संभावना है इसका। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट जब भी होगा वो हमेशा लास्ट में हम लोग यूज करते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, कि लास्ट सेंटेंस में अगर यट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, हम आपके लिए एक छोटा सा इंट्रो बना के रखे हैं, यट हाउ एवर, या बट का यूज हो तो ये हमेशा लास्ट सेंटेंस को इसको रखिएगा। ठीक है, कंक्लूजन के लिए। और दीज आई, दिस आई, या सच आई, तो ये पिछले सेंटेंस को रेफर करता है, यानी कि पहले, इसके पहले कोई सेंटेंस रहा होगा उसको रेफर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे दीज आया ना, इसके पहले वाले सेंटेंस को रेफर कर रहा है। यहाँ पे देखिए एंड, ऑल्सो, मोर ओवर रहे, तो ये क्या हो जाता है, कि पिछले वाले सेंटेंस का कंटिन्यूएशन को ये बनाए रखता है, पिछले वाले सेंटेंस पिछले वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके आगे आने वाले पॉइंट को या इसके आगे आने वाले जो जो फ्रेज है, वर्ड है, क्लॉज है, वो सारे को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी कि QRSP, QRSP, ऑप्शन नंबर ए। फिर से PQRS वाला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर में बरसाना, करेक्ट ऑर्डर में इसको बनाना है। पहला इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहला एंड बताए तो एंड तो पहला सेंटेंस कभी नहीं होगा। आफ्टर मंथ ऑफ हार्ड डिजर्ट एक्सप्लोरेशन, ये हो सकता है। ठीक है, पहला आफ्टर मंथ्स ऑफ, ये हो सकता है, ये एक तरीके का फ्रेज है, ये इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है। द रिसर्च टीम, इससे भी स्टार्ट होता है। टू एनालाइज, ये टू से कभी, मतलब अगर आफ्टर मंथ्स ऑफ आया है या द रिसर्च आया है, टीम के बारे में बात कर रहा है या किसी महीने के स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है, टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस का शुरुआत टू से नहीं हो सकता है, टू एनालाइज, टू प्लस वर्ब वन से नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट चाहिए हमको। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो सेंटेंस हम पकड़ के चलते हैं, अगर नहीं आप लोगों को मालूम है, क्यू ऑप्शन ज्यादा में दिख रहा है, तो चलिए क्यू को ही पकड़ के देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्श डिजर्ट एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ये सही लग रहा है। द रिसर्च टीम रिटर्न टू द बेस स्टेशन, आ गया, इसके कनेक्शन में आ गया। ठीक है, रिसर्च टीम रिटर्न टू द बेस स्टेशन, रिसर्च टीम बेस स्टेशन पे आ गया, क्यों आया, कैसे आया, तो इसका पहले वाला सेंटेंस हम लोगों को एक रेफरेंस दे दे रहा है, आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्श डिजर्ट एक्सप्लोरेशन, डिजर्ट का पूरा एक्सप्लोरेशन करने के बाद टीम जो है, रिसर्च टीम जो है, वो बेस स्टेशन पे पहुंच गई। एंड, अब यहाँ पर क्या होगा, एंड बिगन द डिटेल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल, सैंपल का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने लगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, थ्री, थ्री क्यों होगा, एंड जो है वो पीछे वाले रेफरेंस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जामिन ऑफ सैंपल्स टू एनालाइज, ठीक है, ये इन्फिनेटिव, वर्ब टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव की तरह यूज हो रहा है, इसलिए ये लास्ट में चल जाएगा। क्यों, टू एनालाइज द मिनरल ट्रेसेस कलेक्टेड अर्लियर। अब ये देखिए पूरा सेंटेंस को आप पढ़िएगा तो इसका मतलब समझ में आएगा, क्या ये पर्पस को बता रहा है, इसीलिए इसको लास्ट में रखेंगे। पहले का जितना कहानी था वो सारा इस चीज के लिए था, टू एनालाइज मिनरल ट्रेसेस कलेक्टेड अर्लियर, मिनरल जो कलेक्ट किया था पहले उसको एनालाइज करते हुए ये काम किया था। तो ऑप्शन क्या हो गया, QRSPS, QRPS, QRPS, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन वेयर पंक्चुएशन फॉलो स्टैंडर्ड ग्रामर रूल्स। ठीक है, किस सेंटेंस में जो है वो ग्रामर रूल अच्छे से फॉलो हुआ है। हाउ एवर वी मस्ट रिकंसीडर द प्लान, एक कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा से मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, हाउ एवर जब सेंटेंस के शुरू में आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एडवर्ब में एक होता है कंजक्टिव एडवर्ब, ठीक है, उसका ये सेंटेंस है। अभी उस चीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक दो दो तीन मिनट का इसमें समय चल जाएगा, आप लोग इसको थोड़ा गूगल भी कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। कंजक्टिव एडवर्ब के बाद कॉमा आता है, आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। हाउएवर जो है वो कंजक्टिव वर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब है और उसके बाद हमेशा कॉमा आना चाहिए। ठीक है, एक एक तरीके का क्यों आता है ऐसा, एक तरीके का पाउस क्रिएट करता है, तो इसमें हमारा कॉमा है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है,
हाउएवर मतलब कि कैसे भी हो, वी मस्ट कंसीडर द रिकंसीडर द प्लान। इसका मतलब ये समझिए, छोटा में हम आपको यही समझा सकते हैं, इसका मीनिंग हम ये आप बता सकते हैं आपको। हाउएवर मतलब जैसे भी हो, हम लोगों को उसके प्लान को रिकंसीडर करना चाहिए, हम लोगों को उसके प्लान पे फिर से आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हाउएवर का यूज़ करेंगे हम लोग। एक तरीके का कंजक्टिव एडवर्ब हुआ, ठीक है? कुछ-कुछ सेंटेंस इस तरीके का देखने को मिलता है, आपको इसका एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, अभी उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर ऐसा आप लोग देखे होंगे, इसके बाद हमेशा कॉमा आना कंपल्सरी है। एक और है हाउएवर, मोरओवर, मोरओवर लिखे ना, मोरओवर। एक और होता है क्या? फर्दरमोर, फर्दरमोर। ये हमेशा सेंटेंस की अगर शुरुआत में रहे तो इसके बाद हमेशा कॉमा देंगे हम लोग, ठीक है? आगे बढ़ें हम लोग। चूज़ द करेक्ट होमोनाइम वर्ड एप्रोप्रिएट फॉर स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश, कुछ-कुछ वर्ड जो है अमेरिकन इंग्लिश में अलग होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में अलग होता है, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को काफ़ी पूछता है ब्रिटिश इंग्लिश वाला। जैसे क्या? कि एनालाइज़ की अगर बात करें, एनालाइज़ अभी वही दिया हुआ है। एनालाइज़ की बात करें तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में ये ठीक है, एनालाइज़ ठीक है, एस ही होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये जेड हो जाता है, एस जो है वो जेड हो जाता है, एनालाइज़। हम लोग दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पर यहाँ पहले लिख दिया कि ब्रिटिश इंग्लिश में आप लोग इसको यूज़ करेंगे। द साइंटिस्ट विल एनालाइज़, एनालाइज़, एनालि ये तो गलत ही है, नहीं ये गलत ही है। तो एनालाइज़, एनालाइज़ में कौन-सा यूज़ सही होगा? तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से एस का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? कुछ और वर्ड देख लीजिए इसमें। ऑर्गेनाइज़, ऑर्गनाइज़, इसको हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ज़ेड-ई। कुछ और हो गया रिकॉग्नाइज़, रिकॉग्नाइज़, अभी कुछ-कुछ वर्ड याद आता है, हम थोड़ा-सा रुक के सोच लेते हैं। रिकॉग्नाइज़ अमेरिकन इंग्लिश में ज़ेड आ जाता है, ठीक है? आईज़ीई जो है, आईएसई जो है वो आईज़ेडई बन जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश में एस का यूज़ होता है और अमेरिकन इंग्लिश में ज़ेड का यूज़ होता है। इसलिए अमेरिकन इंग्लिश में एबीसीडी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ेड बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसको ज़ी बोला जाता है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर एस का यूज़ होगा ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में ज़ेड का उपयोग होगा। जैसे कुछ-कुछ चीज़ ब्रिटिश इंग्लिश वाला भी और भी बता दे और एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, अभी ध्यान में आ रहा है, एक चीज़ देखे होंगे आप लोग, बहुत कॉमन है कलर। कलर का स्पेलिंग क्या लिखते हैं आप लोग? 90% लिखते होंगे COLOUR कलर। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है? COLOR, ये होता है अमेरिकन इंग्लिश में। ऑनर, HONOUR, ऑनर। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होगा? HONOR, ऑनर, ठीक है? बिहेवियर, बिहेवियर का स्पेलिंग, ये कुछ-कुछ स्पेलिंग हम इसलिए लिख रहे हैं, टाइम इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या कहीं न कहीं इसका वर्ड यूज़ हो जाएगा बिहेवियर, बिहेवियर, यूआर होता है इसमें, OUR होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ OR का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज़ बताए ही, एनालाइज़ बताई ही है आपको, ठीक है ना? कहाँ गया? ऑर्गेनाइज़, रिकॉग्नाइज़ भी बताएँ, एनालाइज़ भी बताए, ऑर्गेनाइज़ बताए थे आपको? ऑर्गेनाइज़, ऑर्गनाइज़, ये मेरे ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में ज़ेड ही लिखेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। टाइम इज़ अ थिप, समय चोर है, ठीक है? समय एक चोर है। तो इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ किए हैं? आपको उस दिन मेटाफर के बारे में बताए थे। मेटाफर क्या होता है? एक्स इज़ वाई, ठीक है? एक्स ही जो है वो वाई है। लाइफ इज़ अ जर्नी, उसमें बताए थे ना, लाइफ इज़ अ रेस। मेनोटो मेटोनाइमी, मेटोनाइमी क्या हो गया है कि द, इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पर क्या, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, MIGSTIER, माइटियर, THN देन द स्वॉर्ड, कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। इसका ऐसा हम लोग देखे होंगे ना, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कोई कहावत अगर वैसा कोई जुड़ा हुआ हो किसी चीज़ के बारे में, किसी छोटे चीज़ को बड़ा दर्शाने के रूप में, तो उसको माइटोनॉमी कहते हैं। आयरनी क्या हो गया? आयरनी हो गया क्या, कि किसी चीज़ के बारे में व्यंग बताना। अगला पैसेज पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज हैज़ इंटेंसिफाइड एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इस पैसेज को पूरा पढ़िएगा, एक पैसेज को पूरा पढ़िए, एक मेन आइडिया पकड़ के चलिए इसको। कीवर्ड को नोट कीजिए, प्रॉब्लम इसमें से मेंशन कीजिए, क्या सॉल्यूशन दे रहा है इसको देखिए। हर एक क्वेश्चन के लिए पैसेज में आंसर ढूँढिए, ठीक है? जितना 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर पैसेज पैसेज में ढूँढिएगा। अपने हिसाब से नहीं आपको इसका आंसर करना है, पैसेज के हिसाब से करना है, और कोई ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, ठीक है? कि पैसेज के हिसाब से कौन-सा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। तो एक मोटा-मोटी हम आपको इसका समरी दे देते हैं, आप इसको पूरा पढ़िएगा तो साइंटिफिक एविडेंस तो बहुत है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन लेकिन देश कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है? क्योंकि उन्हें अपनी शॉर्ट टर्म इकोनॉमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। क्या करना चाहिए? एक्टिविस्ट कहता है इसमें मैसेज के अंदर कि स्ट्रिक्ट और मैंडेटरी एनवायरमेंटल रूल्स होना चाहिए, ठीक है? रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है? कुछ-कुछ मीनिंग है,
जैसे फ्रेगमेंट, आप लोगों को वो बता देता ताकि आप लोग क्वेश्चन नहीं रहे। फ्रेगमेंट का मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है। हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड का मतलब होता है कि अधूरा कोशिश करना, ठीक है। रिन्यूअल का मतलब होता है कि जो मतलब जिसको रिन्यू किया जा सकता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो बदला नहीं जा सकता है। और यहाँ पर आया था ना कि बाइंडिंग, कहाँ गया, अभी अभी मैं पढ़ा था चैलेंज, हाँ, एडॉप्ट बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब होता है मैंडेटरी, यही चीज़ बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, स्ट्रिक्ट, एडॉप्ट बाइंडिंग इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, व्हाट बेस्ट कैप्चर द मैसेज ऑफ द पैसेज, ठीक है। पैसेज का मैसेज क्या जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचिए, क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ क्रिएटेड बाय एक्टिविस्ट, गलत है। नेशंस आर यूनाइटेड इन देयर क्लाइमेट रिस्पॉन्स, गलत है, पैसेज में ऐसा नहीं बोला। क्लाइमेट एक्शन इज इनएडिक्वेट ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, बिल्कुल सही है। वेदर पैटर्न हैव नो कनेक्शन इन क्लाइमेट चेंज, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा पैसेज को पढ़िएगा, एक मैसेज लेकर चलिएगा कि क्या इसमें बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा पैसेज में था क्या। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एविडेंस है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि देश अपना इकोनॉमी को पहले रख रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये इसका एक्सप्लेनेशन था, मतलब छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको हम दे दिए ताकि आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई संशय ना रहे। द फ्रेज इवर्सिबल इलॉजिकल डैमेज सजेस्ट, क्या मतलब इवर्सिबल इलॉजिकल डैमेज का मतलब क्या है, डैमेज दैट कैन बी रिवर्स्ड विथ वर्कशॉप, गलत हो गया। इरिवर्सिबल की बात कर रहा है। हार्म दैट कैन नॉट बी अनडन, ये सही है। डैमेज दैट ओनली अफेक्ट अर्बन एरियाज, गलत बात, ये सबको अफेक्ट कर सकता है। टेम्पोरली इन्वायरमेंटल इशू, नहीं, गलत बात, ये लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द ऑथर से द चैलेंज इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मोरल, ऐसा क्यों बोला। बिकॉज ओनली साइंटिस्ट शुड हैंडल क्लाइमेट चेंज, गलत बात। बिकॉज सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड डिसीजन बियॉन्ड साइंस, सही बात है। बिकॉज क्लाइमेट चेंज हैज नो साइंटिफिक बेसिस, गलत बात है। बिकॉज इकोनॉमिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, गलत बात है, सिर्फ इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज सॉल्यूशन रिक्वायर्ड डिसीजन बियॉन्ड साइंस, जिस साइंस के बाहर जाकर के सारा चीज हम लोगों को ये करना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए। विच एक्शन डज द ऑथर सपोर्ट, कौन सा एक्शन ऑथर सपोर्ट कर रहा है, एडॉप्शन ऑफ बाइंडिंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, हाँ ये कर रहा है। अगला देखते हैं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। इग्नोरिंग साइंटिफिक स्टडीज, गलत बात हो जाएगा। वेटिंग फॉर फर्दर टेक्नोलॉजीज, आगे टेक्नोलॉजी को वेट करना चाहिए, नहीं, गलत बात। अभी के बारे में बात कर रहा है, कौन सा एक्शन हुआ। टोन ऑफ द पैसेज क्या हो जाएगा, पैसेज का टोन क्या कहता है, तो पैसेज का टोन क्या कहता है, कैजुअल है, अर्जेंट एंड कॉशनरी है, ह्यूमरस है, इनडिफरेंट है। तो आपको ऊपर में हम बताए थे क्या कि बाइंडिंग का मतलब होता है क्या, बाइंडिंग का मतलब हो जाता है मैंडेटरी, जरूर से जरूर, एकदम अर्जेंट, स्ट्रिक्ट, तो क्या हो जाएगा, अर्जेंट, ऑप्शन नंबर बी। कैजुअल नहीं होगा, मतलब बहुत आसान से, ह्यूमरस मजाक के तौर पे नहीं, इनडिफरेंट अलग है, नहीं। चलिए ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि पिछले वाले सेशन से ज़्यादा मजा इस वाले सेशन में आया होगा। सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव हुआ है, पूरा सेशन को देखेंगे और आप लोग शेयर भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हम लोग फिर अगले सेशन में मिलते हैं।